अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स का पार्ट 2। लास्ट टाइम भी हमने ग्रुप ट्रेंड्स पे डिस्कस किए थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ की हमने वेरिएशन पढ़ी थी, टॉप टू बॉटम ग्रुप में भी और लेफ़्ट टू राइट पीरियड में भी, ठीक है, ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने लास्ट टाइम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस किया था? एटॉमिक रेडियस पे डिस्कस किया था और उसका ट्रेंड पढ़ा, आयोनिक रेडियस पे डिस्कस किया था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिस्कस किया था। आज हम और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनकी वेरिएशन पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर भी और पीरियड के अंदर भी, ठीक है। तो चले नंबर 4। अब चौथी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, कौन सी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं ऐसी एनर्जी जो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड हो, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होती है ना, वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। जितनी एटम की साइज़ बड़ी होगी उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे होगा, दूर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी कम होगी। जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी उसको रिमूव करने के लिए उतनी एनर्जी कम चाहिए, तो मतलब उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक साइज के साथ इन्वर्स है। मींस एटम की साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दूर होगा, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसे निकालने के लिए उतनी एनर्जी Ip कम चाहिए। तो साइज़ एटॉमिक ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी। अगर साइज़ छोटी होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए Ip ज़्यादा चाहिए। तो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। फिर हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट भी आप पढ़ चुके हो कि जब शेल बढ़ते हैं तो इनर शेल जब बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे? अगर शील्डिंग ज़्यादा होगी, अगर इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्ड करेंगे तो जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम होगी। और हमने कहा अगर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम होगी तो फिर उसे निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है? कम होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगी? वो कम होगी, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी और इसे निकालने के लिए Ip ज़्यादा चाहिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का तीसरा रिलेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है। कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो आपको पता है कि उस एटम की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली टाइटली अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिव का डायरेक्ट। चलो अब आपको तो ये पता चल गया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल साइज, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। अब आ जाए इसका ट्रेंड पढ़ते हैं। आप पढ़ चुके हो एटॉमिक साइज के बारे में, लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था। हमने कहा कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है? एटॉमिक रेडियस हमने कहा टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो हम कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मैंने लिखा इन ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? कम होती है। क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ती है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ती है और आल्सो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो शील्डिंग इफेक्ट और साइज बढ़ने से क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की साइज छोटी है तो हमने कहा कि इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Ip ज़्यादा, तो इसकी Ip ज़्यादा हो। क्लोरीन की साइज़ बढ़ी तो Ip में कम, ब्रोमीन की साइज़ बढ़ी तो Ip में और कम, आयोडीन की बिल्कुल साइज़ ज़्यादा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और कम। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगी टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसी तरह 6 ग्रुप में भी वही ट्रेंड रहेगा कि हमने कहा ऑक्सीजन की साइज़ छोटी तो Ip ज़्यादा होगी। हमने कहा जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगी टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती जाएगी, ठीक है। एक्सेप्ट थर्ड ए ग्रुप, ये जो थर्ड ए ग्रुप में है ना उसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। हम नहीं कह सकते ये थर्ड ग्रुप के लिए कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज। हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था कि एक्चुअली जब थर्ड ए ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलर नहीं है तो साइज भी इनकी रेगुलर नहीं होती, ठीक है। तो हमने कहा थर्ड ए ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब रेगुलर नहीं है तो हम कहते हैं कि इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी रेगुलर नहीं है। तो हमने कहा पहले ज़्यादा होती है फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम, तो कई रेगुलर
नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सेप्ट में रखा जाता है। तो थर्ड ए के अंदर याद रखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ट्रेंड है, जो वेरिएशन है, वो रेगुलर नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज इस स्टाइल में है, ठीक है, इरेगुलर ट्रेंड में होता है, ठीक है। क्लियर हो के बाद तो थर्ड को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप्स है फोर्थ से लेकर एट तक, तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, याद रखो डिक्रीज होती है साइज इंक्रीज की वजह से। अब ये तो हो गई ग्रुप की बात। अब आ जाते हैं पीरियड में। हमने कहा पीरियड में क्या होता है, अब आपको पता है पीरियड में हम पढ़ चुके हैं, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है सर, साइज कम होती है। हमने कहा जब साइज कम होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने पीरियड लिखा है बोरॉन, मैंने सेकंड पीरियड का एग्जाम्पल लिया, आप थर्ड में भी दे सकते हैं, फोर्थ में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा बोरान है, बोरान की साइज बड़ी है अपने पीरियड में, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, पूरी पीरियोडिक टेबल ओवरऑल की बात नहीं हो रही, या खाली पी ब्लॉक की बात हो रही। तो हमने कहा बोरान पी ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट, तो हमने कहा बोरान की साइज बड़ी, तो हमने आईपी में उसको पीछे लिखा है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल की है, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है। अब मुझे बताओ बोरान की साइज बड़ी तो आईपी बहुत कम है, कार्बन की साइज उससे छोटी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कार्बन ज्यादा होगा। अब कार्बन के बाद कौन आना चाहिए, नाइट्रोजन। तवज्जो करना, ये जहाँ एक्सेप्शन कैसे मैंने कहा क्वेश्चंस वहां से क्रिएट होते हैं। तो हमने कहा कार्बन के बाद नाइट्रोजन की बारी है, लेकिन हमने क्या लिखा है ऑक्सीजन, हालांकि ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन लिखा है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का थोड़ा एक्सेप्शनल केस सुन लो। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या कम होती है। अगर मैं एक्सेप्शन को निकाल के बात करूं जनरली, तो लेफ्ट और राइट साइज क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है, तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। जनरली ट्रेंड क्यों, एक्सेप्ट को निकाल के अगर मैं बात करूं लेफ्ट और राइट साइज डिक्रीज होती है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। तो अगर हम बात करें, अब सवाल ये कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की साइज ऑक्सीजन से ज्यादा है। नाइट्रोजन वैसे यहाँ आना चाहिए साइज के हिसाब से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से तो यहाँ नहीं आएगा। एक्चुअली नाइट्रोजन की देखो साइज बड़ी है, नाइट्रोजन की साइज बड़ी है तो उसकी आईपी भी बड़ी है। अजीब बात है सर। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी आईपी क्या होगी, कम, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नाइट्रोजन की साइज बड़ी है ऑक्सीजन से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा आईपी ज्यादा है इसकी। तो अब इसकी आईपी कैसे ज्यादा हो गए, जब इसकी साइज बड़ी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी आईपी कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी यही वजह है कि नाइट्रोजन, तुम्हें याद रखो एक बात कि ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ये और भी फैक्टर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वो कैसे कि आपको पता है जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हो, वैसे आपको पता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और किसी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, तो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर यही केस है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है, हालांकि नाइट्रोजन की भी साइज ज्यादा है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से इसलिए ग्रेटर है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है नाइट्रोजन की, 1s2 2s2 2p3। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आप नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, 2p3 से निकालेंगे, और 2p3, अब मुझे बताओ p में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, तो अगर p में 6 आते हैं तो फुल फिल्ड, अगर p में 3 आते हैं तो क्या है, हाफ फिल्ड। तो अब आप मुझे बताओ कि नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस सब शेल है, ठीक है, p, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो सब शेल है वैलेंस, ठीक है, जैसे p, वो हाफ फिल्ड होता है, और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्या होते हैं, वो दे आर द मोर स्टेबल। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आप 2p3 से निकाल, और 2p3 इज अ हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉन 2p3 से निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी एज अ कम्पेयर किसके मुकाबले में, ऑक्सीजन के। वजह पूछे नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ड्यू टू हाफ फिल्ड सबशेल, क्योंकि नाइट्रोजन का जो हाफ सबशेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, 2p3 होता है, और हाफ फिल्ड सबशेल आर मोर स्टेबल होते हैं, और कभी भी मोर स्टेबल से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहा दीज आर द मोर स्टेबल होते हैं। अच्छा, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट हमने कहा कि ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऑक्सीजन के अंदर हाफ फिल्ड नहीं, पार्शियली फिल्ड होता है ऑक्सीजन के अंदर p, देखें 1s2
2s2 और 2p4। तो अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन का 2p4 है, मीन्स ना हाफ है ना फुल है, तो ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉन 2p से निकालेंगे तो उसको कम एनर्जी लगेगी क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है इसका 2p बहुत ज़्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड की वजह, तो इसकी इसलिए IP ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो सिर्फ साइज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन कन्फिगर, तो यहाँ पर क्या है, साइज का इफेक्ट नहीं है। नाइट्रोजन के केस में साइज की वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन का इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर हाफ फील्ड की वजह से इसकी इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? ये कभी भी अगर आपसे पूछे इन तीन में से तो नाइट्रोजन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, आप परेशान मत होना। ऑक्सीजन की साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉनिसिटी भी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसकी IP ज़्यादा होनी चाहिए पर है नहीं। वजह उसकी क्या है, मैंने कहा नाइट्रोजन हाफ फील्ड की वजह से ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल गेन करता है, ठीक है, इसकी ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद फ्लोरीन की साइज़ छोटी तो इसकी और IP ज़्यादा होगी। नियॉन की साइज़ छोटी है, वैसे तो हम कहते हैं कि नोबल गैसेस की साइज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है रिपल्शन की वजह से, मैं जनरली की लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नियॉन की अगर हम कहें IP ज़्यादा की, एक तो साइज़ छोटी अपने ग्रुप में, ठीक है, और दूसरा हमने कहा कि सबसे नियॉन की सबसे ज़्यादा इसकी वजह से ड्यू टू फुल फिल्ड सबशेल। अब आप मुझे नियॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6, तो अगर आप मुझे बताओ कि नियॉन का जो सबशेल है वैलेंस वाला वो 2p6 है और 2p6 फुल फिल्ड, और फुल फिल्ड तो हाफ फिल्ड से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नियॉन का अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2p6 से निकालेंगे, और 2p6 फुल भरा हुआ है और फुल फिल्ड है, फुल फिल्ड की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, तो कभी भी अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नियॉन से तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए नियॉन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनसे सबसे ज़्यादा होती है। तो नोबल गैसेस की वैसे भी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है अपने पीरियड में, क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट, उनका सबशेल कंप्लीट होता है, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। तो ये था ग्रुप में ट्रेंड, एक्सेप्शनल को ज़हन में रखना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर, एक बात बता, मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर हम या उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा तो मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, तो इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समझ में आ गया तो आपको मेटालिक कैरेक्टर भी समझ में आ जाएंगे। ओके, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं, गेन भी करते हैं, तो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़्यादा टेंडेंसी होगी वो उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ना वो रिफ़र करती है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की निकालने की सलाहियत को डिपेंड करती है। तो जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा हम कहेंगे उसकी इतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी हम कहेंगे, याद रखो, हम कहेंगे वो उतने इसके अंदर मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो उतना ज्यादा मेटल होगा, मींस ठीक है, वो मेटल ज्यादा एक्ट करेगा। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लॉस करता है? इलेक्ट्रॉन जल्दी वो लॉस करेगा जिसकी साइज बड़ी होगी। तो अब आप मुझे बताओ साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो मेटलिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एज एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की टेंडेंसी भी, साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है, तो साइज बड़ी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। और हमने कहा इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं इसे इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी को, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा। और हमने कहा अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा तो हैंस हम कहेंगे मेटलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। वो एलिमेंट्स उतना मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा, उसके अंदर उतने मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा, मीन्स वो एलिमेंट मेटलिक ही होगा ज़्यादा। एक्चुअली अगर आप देखें मैं लिख सकता हूं तो डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूं ना कि मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो जो जिस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो उसके अंदर उतने मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, वो एलिमेंट उतना क्या करेगा, एलिमेंट वो एक्ट एज ए मेटल का काम करेगा। अब आप मुझे बताओ ट्रेंड, आप खुद बताओ, अगर हम ग्रुप में जाएं टॉप टू बॉटम, खुद बताओ तो टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है कि साइज बढ़ती है एलिमेंट की। हमने कहा साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है,
बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है टॉप टू बॉटम। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है तो हम कह सकते हैं ना कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो बिल्कुल टॉप टू बॉटम अगर आप पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से क्या है, उसके मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा, तो वो एलिमेंट मेटल होते जाते हैं। एग्जाम्पल दें, मैंने कहा ग्रुप में क्या होता है, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज की वजह से क्या होता है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा, तो हम कहेंगे मेटालिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। ओके, अच्छा यहां देखिए चौथे ग्रुप का एग्जांपल दें। ऊपर फोर्थ ग्रुप में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर कौन है, कार्बन। कार्बन, अब आप मुझे बताया कार्बन क्या है, कार्बन साइज का छोटा, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बहुत कम है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, कम होंगे। तो इसलिए कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। अब कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत है, वो भी ज्यादा हाई टेम्परेचर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा बहुत लॉस करते हैं। तो हम कहते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जो है वो कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा है। तो हमने कहा कि थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में थोड़े बहुत मेटल के कैरेक्टर होते हैं। टोटली होली मुकम्मल ये मेटल नहीं होते, इसमें थोड़े बहुत मेटल के कैरेक्टर होते हैं, इसलिए तो हम इनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। एक्चुअली उसके बाद टॉप टू बॉटम नीचे आ जाए तो टिन और लीड आता है, टिन और लीड आता है। अब आप मुझे बताओ, टिन और लीड है ना, इनकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करते हैं। तो टिन और लीड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो हम कहेंगे ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, वो मेटल होंगे। तो अब आप मुझे बताओ ये क्या है, मेटल। तो अब आप खुद बताओ टॉप टू बॉटम क्या हो रहे हैं कि नॉन मेटल से एलिमेंट मेटल में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल, इट मींस टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, मींस एलिमेंट मेटल होता जा रहा है। क्यों मेटल होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है। वो क्यों बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है। तो साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, तो मींस वो एलिमेंट उतना ज्यादा मेटल एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा मेटल, किसी भी चले जाओ टॉप टू बॉटम हम कह सकते हैं। अगर आप फिफ्थ में जाएंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। उसके नीचे कौन आता है आपको पता है, आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक, और ठीक है एंटीमनी, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेटलॉइड है। फिर उसके नीचे आता है, ठीक है क्या आता है उसके अंदर, बिस्मिथ, बिस्मिथ क्या आता है, मेटल। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं किसी पीरियड ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। अच्छा पीरियड की अगर हम बात करें तो अब आप मुझे बताओ, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज एटम की कम होती जाती है। साइज कम तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या होगी, वो भी कम। हमने कहा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम तो हम कहेंगे मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, कम होंगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो हम कह सकते हैं पीरियड में अगर आप देखें तो हमने कहा पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो हमने कहा एटॉमिक साइज अगर कम होती जाएगी तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। और हमने कहा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की अगर सलाहियत कम हो जाएगी तो उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर भी कम होंगे, वो मेटल कम होगा, वो क्या होगा, नॉन मेटल ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी नहीं होती, बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं एग्जांपल देके थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मुझे बताओ कौन है, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है तो आपको पता है एल्यूमिनियम कौन है, मेटल, ठीक है। इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि साइज बड़ी है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन की साइज छोटी तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो कम हो जाएगी तो इससे क्या, इसके अंदर मेटलिक कैरेक्टर भी थोड़े कम हो जाएंगे, तो ये फिर क्या, मेटल नहीं बल्कि ये क्या, मेटलॉइड कहलाएगा, इसके अंदर थोड़े बहुत मेटल कैरेक्टर। इसी तरह अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हमने कहा इनकी साइज बहुत छोटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, इन इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो हमने कहा कि इसके अंदर मेटलिक कैरेक्टर कम, तो बल्कि ये क्या है, नॉन मेटल है। तो अब आप खुद देखो थर्ड पीरियड में कि मेटल से क्या, मेटलॉइड और नॉन मेटल। तो लेफ्ट टू राइट अगर आ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। वजह इसकी क्या है, साइज कम हो रही है। साइज कम होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाती है, वो भी कम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम मींस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम, और मेटल से क्या होता जा रहा है, नॉन मेटल की तरह। तो लेफ्ट टू राइट याद रखो, मेटालिक कैरेक्टर कम होते हैं क्योंकि साइज कम होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट वन कौन सी है, 6, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है,
तो याद रखो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ना हर ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अलग होता है। मींस अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, और कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि जिनके अंदर टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कोई रेगुलर ट्रेंड ही नहीं है। तो इसलिए तो हम लिखते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अगर आप उसके अंदर जाएंगे टॉप टू बॉटम तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, डिक्रीज, नो, देयर इज नो एनी रेगुलर ट्रेंड ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, किसमें, पी ब्लॉक में। कहीं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज, कहीं डिक्रीज, कहीं इरेगुलर, तो इस तरीके से कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं। हर ग्रुप के अलग अलग तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। पहले डिस्कस करते हैं कि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है। तो याद रखो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पर। नंबर वन, एक इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स पे डिपेंड करती है। अगर कोई एलिमेंट एटम का बना हुआ है, मॉलिक्यूल का नहीं, तो इंटर एटॉमिक फोर्स का, कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंटर एटॉमिक फोर्स मींस अगर एटमों के दरमियान में फोर्स ज़्यादा होगी, स्ट्रांग होगी, तो उनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए मेल्ट करने के लिए। तो कॉमन सेंस से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रांग होगी जितनी किसी एलिमेंट के अंदर, उसकी उतनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। और दूसरा डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर उनके मॉलिक्यूलों के दरमियान में अट्रैक्शन पैदा होती है, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन पैदा होती है हम उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे भी डिपेंड करता है। तो जिस एलिमेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कॉमन सेंस से ज़्यादा होगी, तो उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा, तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। थर्ड वन इज स्ट्रक्चर और स्टेट पे भी तो डिपेंड करती है ना। स्टेट आपको पता है गैस स्टेट की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बात वही है। मतलब स्ट्रक्चर स्टेट खुद किस पे डिपेंड करता है, इन पे तो डिपेंड करता है, इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर स्टेट पे, ठीक है। तो बहरहाल ये इनके अंदर ही आ जाती है। तो स्टेट पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है गैसेस की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लिक्विड की थोड़ी ज़्यादा, सॉलिड की उससे ज़्यादा। तो स्टेट चेंज होने से भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कॉमन सेंस की बात है, चेंज होती है, ठीक है। अब आ जाए, सबसे पहले हमने कहा कि थर्ड, अब हम देखें वन बाय वन हम ग्रुप के हिसाब से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखते हैं। देखो थर्ड ए में नो रेगुलर ट्रेंड। थर्ड ए ग्रुप जो है ना बोरॉन वाली फैमिली वाला, तो थर्ड ए ग्रुप में ना कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। थर्ड के लिए नो रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रेगुलर ट्रेंड मतलब कि बोरॉन की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम, गैलियम और थैलियम की ज़्यादा, तो इस तरीके से मतलब कोई रेगुलर है, इंक्रीज डिक्रीज कम, ठीक है। तो याद रखो थर्ड में तो कोई रेगुलर ट्रेंड है ही नहीं, ये तो एक्सेप्शनल है। हर चीज़ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्शनल में आता है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, एटॉमिक रेडियस, तो सब में ये क्या आ रहा है, एक्सेप्शन में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखें, फोर्थ ग्रुप में हम देखें कि हमने कहा कि जो फोर्थ ग्रुप होते हैं ना, उसमें फोर्थ ग्रुप में मैंने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम। याद रखो फोर्थ ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। उसकी वजह क्या है? अच्छा, दो चीजें आप ज़हन में रख लो, दो बस, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर वन, पहली, एटम, जितने एटम साइज में छोटे होंगे, जितने एटम छोटी साइज के होते हैं ना, उतने एटम्स के दरमियान में इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा होगी। स्मॉल साइज अगर एटम होंगे, अगर एटम डायरेक्ट मिले हुए बॉन्ड के जरिए से, तो याद रखो जितनी एटम की साइज छोटी होती है उतनी इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा, और जितनी इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसकी उतनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। स्मॉल साइज एटम मोर अट्रैक्शन, एटम जितने छोटे उतनी अट्रैक्शन ज्यादा। क्लियर हो गई बात, ये एटम। अब मॉलिक्यूल्स, हमने कहा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो याद रखो अगर मॉलिक्यूल साइज में छोटे हैं तो फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ये याद रखो, मींस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कब बढ़ती है, जब मॉलिक्यूल की साइज बढ़े। इंटर एटॉमिक फोर्स, याद रखो एटम की साइज छोटी तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स साइज छोटी होने से स्ट्रांग होती है, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना मॉलिक्यूल की साइज कम होने से वीक होती है। तो याद रखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब बढ़ती है, जब मॉलिक्यूल्स की साइज बढ़ी। जितने मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी उतने ही क्या होगा, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी, ये ज़हन में रख लो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स साइज के साथ डायरेक्ट है, जितनी मॉलिक्यूल साइज बड़े होंगे उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा। इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होती है, वो इनवर्ट, तो जितनी एटॉम की साइज बड़ी होगी ना उतनी उनके दरमियान में फोर्स क्या होगी, वीक होती जाएगी। तो अब आप मुझे बताओ
फोर्थ ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इसलिए होती है कि फोर्थ ग्रुप के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स कम होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स कम हो जाती है और उसकी वजह क्या है, एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। तो मैंने कहा इंटर एटॉमिक। अगर हम बात करें फोर्थ की ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फोर्थ है। फोर्थ कौन होता है, कार्बन फैमिली है। तो अब आप मुझे बताओ, कार्बन है ना, कार्बन की साइज, कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होता है, अब कार्बन एटम की साइज बहुत छोटी होती है, तो इसलिए कार्बन टू कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको तोड़ने के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम जाएंगे, उसके बाद कौन आता है, सिलिकॉन और सिलिकॉन आता है। तो सिलिकॉन और सिलिकॉन की साइज क्या है, टॉप टू बॉटम। मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे जाएंगे फोर्थ ग्रुप में तो एटम की साइज बढ़ती है। हमने कहा एटम की साइज बढ़ेगी तो इनके इंटर एटॉमिक फोर्स वीक होती जाएगी। उसके बाद आता है गैलियम, तो हमने कहा गैलियम की साइज और बड़ी है, तो जितनी बड़ी होगी साइज तो टॉप टू बॉटम इंटर एटॉमिक फोर्स उतनी वीक होती है। जितनी इंटर एटॉमिक फोर्स वीक होती जाएगी उतने का हमने क्या कहेंगे, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो याद रखो, कार्बन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, साइज कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है इनके इंटर एटॉमिक। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सिलिकॉन टू सिलिकॉन में अट्रैक्शन और कमजोर, क्योंकि साइज बढ़, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़, इंटर एटॉमिक फोर्स वीक होती जाती है। यहां पर ना फोर्थ ग्रुप वाले मॉलिक्यूल नहीं बनाते, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फोर्थ ग्रुप में मॉलिक्यूल नहीं बनते, इनके एटम डायरेक्ट मिले होते हैं, डायरेक्ट एटम। और जब डायरेक्ट एटम मिले हों तो एटम जितने छोटे होंगे उतनी इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा, जितने बड़े होंगे तो इंटर एटॉमिक फोर्स कम। तो टॉप टू बॉटम फोर्थ ग्रुप में क्या होता है, याद रखो, एटम की साइज बढ़ती है तो इनकी इंटर एटॉमिक फोर्स कम, इंटर एटॉमिक फोर्स कम होने की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स कम, और इंटर एटॉमिक फोर्स कम क्यों है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ते हैं। ओके ओके, अब आ जाते हैं फिफ्थ, सिक्स और सेवन। ये जो फिफ्थ, सिक्स और सेवन है ना, इन ग्रुपों में देखिए फिफ्थ से लेकर सेवन तक, तो हमने कहा फिफ्थ से लेकर सेवन तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। देखो फिफ्थ, सिक्स, सेवन, हमने अगर हम बात करें यहाँ पर फिफ्थ की, तो ये जो फिफ्थ ग्रुप वाले हैं, फिफ्थ ए, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6A, ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ समझ में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6A, और यहाँ पर ये देखो ये 7A। तो अगर आप यहाँ पर देखें फिफ्थ, सिक्स, इनके अंदर फिफ्थ, सिक्स और सेवन, इनके केस में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। यहाँ पर सर इंक्रीज क्यों हो रही, एक्चुअली क्या होता है कि फिफ्थ और सिक्स और सेवन वाले हैं ना, ये इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं फिर मिलते हैं, और हमने कहा मॉलिक्यूल बनाए तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब बढ़ती है, जब मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि फिफ्थ ग्रुप में कौन होता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आपको पता है छोटे होते हैं, N2, और इस तरीके से N2 और यहाँ पे N2 होता है। तो अब आप मुझे बताएं कि N2 अट्रैक्शन होती है, और N2 मॉलिक्यूल बहुत छोटे। अब टॉप टू बॉटम जाए तो इस नाइट्रोजन के पीछे को नीचे कौन होता है, फास्फोरस होता है, और फास्फोरस पता है P4, 4 एटम, और 4 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो फास्फोरस के P4 मॉलिक्यूल होते हैं, और P4 मॉलिक्यूल काफी बड़े होते हैं साइज में, क्योंकि 4 एटम के बने, तो P4 की साइज बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि ये P4 की साइज ज्यादा, तो हमने कहा P4 की ज्यादा। अब आप मुझे बताओ कि फिफ्थ ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल की साइज बढ़ रही, मॉलिक्यूल, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटर एटॉमिक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहती है। तो फिफ्थ के केस में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है, मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होती है, तो हमने कहा मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं फिफ्थ ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, तो हमने कहा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब कभी आपसे पूछो नाइट्रोजन गैस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल छोटे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है, इसलिए गैस है। नीचे टॉप फास्फोरस सॉलिड एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि फास्फोरस के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, और मैंने कहा जितने मॉलिक्यूल साइज में बड़े होंगे उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी वो उतनी स्टेट चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड होता है, इसलिए सॉलिड होता है। तो मेल्टिंग, इसके केस में भी यही है कि ऑक्सीजन में क्या, इसमें सिक्स फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में क्या है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपको पता है छोटे होते हैं साइज में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल छोटे होंगे तो इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कम होगी। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो अब ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, सल्फर के मॉलिक्यूल आपको पता है एसिड को बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो हमने कहा एसिड काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो हमने कहा एसिड मॉलिक्यूल बड़े होते हैं तो इनके दरमियान में अट्रैक्शन भी ज्यादा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतनी ज्यादा। सेवन के केस में भी यही है कि अगर हम बात करें फ्लोरीन टू फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के आपको पता है मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्लोरीन के मॉलिक्यूल,
तो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं तो अट्रैक्शन कम इंटर ये मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का केस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स साइज बढ़ने से बढ़ जाती है। तो टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है, साइज बढ़ गया तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुपों के केस में क्या हो जाती है, वो इंक्रीज। तो हमने कहा कि यहाँ देखें क्लोरीन टू क्लोरीन की साइज क्या होगी, क्लोरीन टू क्लोरीन की साइज और बड़ी होगी। ब्रोमीन टू ब्रोमीन की साइज क्या होती है, वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो हमने कहा जितनी साइज बढ़ती जाएगी, और आयोडीन की साइज पर क्या होगी, तो आपको पता है आयोडीन की साइज और इंक्रीज होगी। तो हमने कहा, कभी आपने पूछा है फ्लोरीन और क्लोरीन गैस क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है, उसकी वजह कि इनके मॉलिक्यूल साइज के छोटे होते हैं। तो ब्रोमीन लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, और जितने मॉलिक्यूल बड़े होंगे, हमने कहा कि मॉलिक्यूल जितने बड़े होंगे उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रोमीन में ज़्यादा, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल अट्रैक्ट रहते हैं। आयोडीन सॉलिड क्यों है, क्योंकि आयोडीन सॉलिड इसलिए कि आयोडीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, और हमने कहा जितने मॉलिक्यूल बड़े होंगे उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होती है, और जितने एटम की साइज बड़ी होगी तो इंटर एटॉमिक फोर्स याद रखो वीक होती है। तो हमने कहा 5 से लेकर 7 के केस में क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, बिकॉज क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों इंक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि मॉलिक्यूल की साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब या तवज्जो करना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर है, तो वान डर वाल्स फोर्स। कौन सी, वान डर वाल्स फोर्स। तो वान डर वाल्स फोर्स जो होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वान डर वाल्स फोर्सेस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, साइज ऑफ मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगी। और हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगी तो हम क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से ना तो स्टेट भी चेंज हो जाती है, तो हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट भी चेंज, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो जाए। क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ, अब मैंने यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन से फास्फोरस बड़ा है साइज में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है, और 6 में ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, तो इसलिए मेल्टिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पे केस में लिखा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आ जाए 8th में क्या होगा सर, देखो 8th के केस में क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। देखो 8th के केस में मैं आपको बताऊं कि जो नोबल गैसेज हैं ना, इनके जो एटम होते हैं ना वो मॉलिक्यूल की तरह स्टेबल होते हैं, तो इसलिए हम नोबल गैसेज के एटम को ही मॉलिक्यूल कहते हैं। इनके जो एटम होते हैं वो मॉलिक्यूल ही कहलाते हैं। तो ये भी मतलब कि ये तो बॉन्ड तो नहीं बनाते हैं, लेकिन इनके एटमों में जो अट्रैक्शन होती है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसी होती है, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल होते हैं स्टेबल की, ठीक है, मॉलिक्यूल की तरह। हम इनको मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल की तरह स्टेबल होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है एटॉमिक फॉर्म में, तो इसलिए हम इनके एटम को एटम भी कहते हैं और मॉलिक्यूल भी कहते हैं स्टेबिलिटी की वजह से। और हमने कहा कि अब ये जो नोबल गैसेस के एटम है ये मॉलिक्यूल की तरह है, और मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब इंक्रीज होती है, जब साइज में। तो हमने कहा कि हम इनके एटम को भी मॉलिक्यूल मानते हैं, तो इनको मॉलिक्यूल मानना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो साइज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि नोबल गैसेस के अंदर अगर आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है एटम की, तो साइज इंक्रीज होती है, तो हमने कहा कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी, तो इनमें वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगी। तो टॉप टू बॉटम याद रखो, नोबल गैसेस में साइज बढ़ती है तो वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा, वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा तो हम क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो अब हम मुझे बताओ, तो हमने कहा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैसेस के केस में इंक्रीज हो, बिकॉज वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा इनके। और वान डर वाल्स फोर्स क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा तो सबसे ज्यादा रेडॉन, तो रेडॉन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। और हीलियम, नियॉन की, सॉरी हीलियम तो नहीं आता ना पी ब्लॉक में, तो नियॉन से मैंने, तो रेडॉन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और नियॉन की कम, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े होंगे एटम नोबल गैस के वो मॉलिक्यूल की तरह होते हैं, तो हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो नियॉन की कम, याद रखो। तो और जिनके मॉलिक्यूलों में अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना वो जल्दी गैस लिक्विड हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन नोबल गैसेस को अगर मैं कूल किया जाए तो सबसे पहले कौन सी गैस लिक्विड होगी, तो आप कहेंगे रेडॉन, क्योंकि रेडॉन के मॉलिक्यूल एटम बढ़े तो हमने कहा ये मॉलिक्यूल की तरह होते हैं एटम, और हमने कहा साइज बढ़ने से अट्रैक्शन ज्यादा, तो हम कूल करेंगे तो रेडॉन के एटमों में अट्रैक्शन जल्दी क्रिएट होगी और रेडॉन जल्दी गैस हो जाएगा। और सबसे देर में कौन होगा, नियॉन। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ेगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती है, वान डर वाल्स, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा अब हम देखें पीरियड में, पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। देखो पीरियड हम थर्ड पीरियड उठा रहे हैं, थर्ड पीरियड में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन। अगर हम पीरियड में देखें तो पीरियड में कोई रेगुलर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड नहीं,
ये ज़हन में रख लो कि इस पीरियड के अंदर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। मीन्स देखें, अगर आप देखें एल्यूमिनियम की मेल्टिंग और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, सिलिकॉन की देखो ज़्यादा, साइज़ ज़्यादा, तो ये साइज़ किसको शो करती है, ये साइज़ बेसिकली किसको शो करती है, ये साइज़ शो करती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जितनी साइज़ बड़ी होगी उतनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो एल्यूमिनियम की थोड़ी साइज़ छोटी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम, इस तरह सिलिकॉन की ज़्यादा साइज़ है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। फास्फोरस की क्या है, साइज़ कम, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, सल्फर की ज़्यादा, तो ठीक है मेल्टिंग और बॉइलिंग फिर कम, तो इसका मतलब कम ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा फिर कम कम, इस तरीके से। तो मतलब को पीरियड के अंदर कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इनकी डिक्रीज इस स्टाइल में होता है। ठीक है, अब आ जाएं सबसे पहले कि एल्यूमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम की ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके एटमों के दरमियान में जो इंटर एटॉमिक फोर्स होती है वो कौन सी होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और आपको पता है मेटालिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है इसके अंदर, मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड की वजह से क्या होती है, इसकी इंटर एटॉमिक फोर्स ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब आ जाते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? एक्चुअली सिलिकॉन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है कि सिलिकॉन जायंट स्ट्रक्चर में रहता है। मीन्स सिलिकॉन के जो एटम है ना वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते, और सिलिकॉन के एटम लगातार मिले होते हैं नेटवर्क की फॉर्म में। और आपको पता है सिलिकॉन के एटम का मिलने का स्टाइल ऐसा होता है कि आपको पता है एक सिलिकॉन के साथ ना 4 सिलिकॉन डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, ठीक है, और इसी तरह क्या होगा, फिर आगे वाला सिलिकॉन भी 4 सिलिकॉन के साथ कनेक्ट होगा, तो लगातार एटम मिलते हैं। और याद रखो कि सिलिकॉन के जो एटम होते हैं ना वो लगातार मिले होते हैं। लगातार जब एटम मिलते हैं ना कंटिन्यूसली, हम इसे जॉइंट स्ट्रक्चर, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसे जॉइंट। और हमने कहा जब भी किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम अगर कंटिन्यूसली मिले कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से, तो हमने कहा कि यहाँ कंटिन्यूसली सिलिकॉन के एटम लगातार मिलते हैं, और इस लगातार कंटिन्यूसली मिलने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बनते, बॉन्ड ज्यादा बनते। और हमने कहा बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो इनको तोड़ने के लिए आप एनर्जी भी ज्यादा देंगे, तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात? तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो अगर आपसे पूछे सिलिकॉन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, तो आप कहेंगे सिलिकॉन जायंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, नेटवर्क की फॉर्म में, मतलब उसके अंदर एटम लगातार मिलते हैं, और लगातार एटम मिलने की वजह से बॉन्ड ज्यादा बनते, बॉन्ड ज्यादा बनेंगे उनको तोड़ने के लिए मैं टेम्परेचर ज्यादा दे। हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन जायंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। जायंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इनके अंदर बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, और हेंस मोर अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट, इसलिए इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब आ जाओ इनकी कम क्यों है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, इनकी कम क्यों है? इनकी कम इसलिए है कि इनके अंदर ये जो मॉलिक्यूल बनाते हैं इनमें इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। और याद रखो एक बात मैंने यहाँ पे लिखा है, मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना ये इंट्रामॉलिक्यूलर, ये बहुत स्ट्रांग ये बॉन्ड होते हैं, ये बहुत स्ट्रांग फोर्सेस होती है। तो मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से मेटालिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। और हमने कहा इसलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइल, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड है और इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, और मेटालिक और कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसमें कोवलेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा कोवलेंट है जायंट स्ट्रक्चर की वजह से, इसलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है अपने पीरियड में, ठीक है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगे इनकी कम इसलिए है कि इनके अंदर फास्फोरस, आपको पता है कि फास्फोरस मॉलिक्यूल बनाता है P4, तो इसके अंदर फास्फोरस के अंदर क्या होता है कि P4 और P4 के मॉलिक्यूल मिले होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है सल्फर के मॉलिक्यूल होते हैं, S8 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है सल्फर में भी, क्लोरीन में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आर्गन भी हमने कहा कि मॉलिक्यूल की तरफ इंटर, तो इन सब में क्या होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स बहुत ही वीक होती है मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले, इसलिए इनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स होने की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है इनके मुकाबले में। अब हमने कहा इनमें भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, और हमने कहा वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की साइज पे। अब आप मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ा मॉलिक्यूल किसका होता है, सल्फर का, तो हमने कहा कि इसलिए सल्फर की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी इनमें से। उसके बाद फास्फोरस का मॉलिक्यूल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उससे कम। उसके बाद क्लोरीन का मॉलिक्यूल और छोटा होता है, 2 एटम का बना होता है, तो हमने कहा कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कम। और आर्गन तो सिंगल एटम की फॉर्म में होता है, तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है ऑर्डर कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप पीरियड में देखो कोई रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा सबसे ज्यादा
सिलिकॉन की ड्यू टू जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से, उसके बाद एल्यूमिनियम की मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, उसके बाद इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इनमें अब सल्फर की ज्यादा क्यों इसके बाद, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल काफी बिग साइज का है, तो जितने मॉलिक्यूल बड़े होंगे मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होती है, लार्ज होती है, लार्ज मॉलिक्यूलर साइज की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फास्फोरस की उससे साइज थोड़ी कम होती है मॉलिक्यूलर, ठीक है, क्योंकि P4 4 एटम का बना हुआ है, क्लोरीन 2 एटम का बना है, साइज मॉलिक्यूल की कम, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स V। आर्गन तो सिंगल एटम की फॉर्म में, तो इसके मॉलिक्यूलों में और एटम में फोर्स कम हो, तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड है, ठीक है, इस तरीके से। तो पीरियड में कोई रेगुलर नहीं है, ठीक है, किसी की ज्यादा कम, तो वो इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी करती है ना, तो इस वजह से, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।